जिस दिन मेरी शादी हुई उसी दिन मेरी गर्लफ्रेंड की आंटी ने आत्महत्या कर ली, लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक वसीयत छोड़ दी जिसमें अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी, बदले में कुछ भी नहीं मांगा। जब लोग उनका सामान साफ कर रहे थे तब एक डायरी मिली जो मेरे लिए प्यार भरे शब्दों से भरी हुई थी। क्योंकि जो इंसान तुम्हें खुशी देता है वो मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पूरी जिंदगी खाने और कपड़ों की चिंता से मुक्त कर दूंगी। तभी मुझे पता चला कि उन्होंने पूरी जिंदगी शादी क्यों नहीं की। असल में जिस इंसान का वो इंतजार कर रही थी वो मैं था। दूसरी जिंदगी में पुनर्जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम मैंने अपने माता पिता के सामने घुटनों के बल बैठकर किया। माँ पापा, शेन परिवार के साथ होने वाली शादी के बारे में मैं शेन किंगमो से शादी करना चुनता हूँ। अचानक मेरी ये बात सुनकर दोनों बेहद हैरान रह गए। शांगयान, क्या तुम्हें यूई पसंद नहीं? किंगमो, यूई की आंटी थीं। मेरी आंखें हल्की सी झुक गईं और मेरी आवाज में उदासी थी। बिल्कुल, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसे पसंद करने का अंजाम क्या होगा, इसलिए अब मैं उसे पसंद करने की हिम्मत नहीं करता। अपने पिछले जीवन में शिन यूई और मैं बचपन के दोस्त थे जो साथ बड़े हुए थे। बड़े होने के बाद जब हमारे माता पिता ने दोनों परिवारों की शादी की बात की तब मुझे याद आया कि इतने सालों तक शिन यूई ने मेरा कितना अच्छे से और ध्यान रखकर ख्याल रखा था, इसलिए मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे चुन लिया। लेकिन ये खबर सुनने के बाद मेरे प्रति उसका रवैया धीरे धीरे गुस्से से ठंडा होता गया और आखिर में नफरत में बदल गया। मुझे वजह समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी मैंने उससे शादी करने का फैसला किया, यह सोचकर कि शादी के बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे बच्चों के पैदा होने के बाद भी मुझे शेन यूई की किताबों में या चेन की हजारों तस्वीरें मिली जिन्हें उसने बहुत संभाल कर रखा था। उसी पल मुझे आखिरकार पता चला कि जिसे वो सच में पसंद करती थी वो उनके परिवार के बटलर का बेटा था। वे दोनों सिर्फ हैसियत के फर्क की वजह से साथ नहीं हो सके। शादी के 2 साल बाद ही चेन ने भी किसी और से शादी कर ली, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी कभी खुशहाल नहीं रही। इसी वजह से वो हर दिन शराब पीकर उसके लिए दुख मनाती रहती थी, और जिस दिन येन की पत्नी कार दुर्घटना में मरी वो उसकी जिंदगी का सबसे खुश दिन था। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। मेरा दिल बेहद दुखी था, लेकिन मैं खुद को मजबूर कर सकता था कि परवाह न करूं। मैंने पूरे दिल से हमारी बेटी की परवरिश की तब तक जब तक एक किडनैपिंग में मेरी बेटी और येन के बेटे को अगवा नहीं कर लिया गया। किडनैपर्स ने शेन यूई से कहा कि वो सिर्फ एक इंसान को बचा सकती है। उसने सिर्फ कुछ सेकंड हिचकिचाया और उस लड़के को चुन लिया जिसका उससे खून का कोई रिश्ता नहीं था। अगले ही सेकंड हमारी बेटी को ऊंचाई से नीचे धक्का दे दिया गया और उसकी मौत हो गई। ये सब अपनी आंखों से देखकर मैं वहीं टूट गया और मैं भी उसी ऊंचाई से नीचे कूद गया। अब जब मैं दूसरी जिंदगी में दोबारा जन्म ले चुका हूँ, मैं खुद को और तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं बस शिन यूई से पूरी तरह रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ। मेरे माता पिता मुझे मना नहीं पाए, इसलिए उन्होंने बस सिर हिलाया और जल्दी से शेन परिवार के पास रिश्ता बदलने की बात करने चले गए। और उनके जाने के बाद मेरे फोन पर भी एक मैसेज आया। वो मैसेज शेन यूई यार की तरफ से था। अभी तुरंत यहाँ आओ। मैं भी इस मौके का फायदा उठाना चाहता था शादी के साथी को बदलने की बात साफ करने के लिए, इसलिए मैं वहां गया। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही मैंने प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला, ठंडे पानी की एक बाल्टी सीधे मेरे चेहरे पर फेंकी गई, जिससे मैं पूरी तरह भीग गया। ठंड मेरी त्वचा में चुभ गई। मैं खुद को कांपने से रोक नहीं पाया। चारों तरफ से मजाक उड़ाने वाली हंसी मेरे कानों में गूंजने लगी। क्या ये शांग परिवार का बड़ा युवा मास्टर नहीं है? तुम तो भीगे हुए चूहे जैसे लग रही हो। सही हुआ इसके साथ। किसने कहा था कि ये हर दिन सिस्टर यूई के पीछे घूमे? एक अंधे भक्त का यही अंजाम होता है। शेन यूई ठंडे चेहरे के साथ मेरे पास आई। उसकी आंखें उदास थीं। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए इतने बेचैन हो? शादी तो बस एक अफवाह थी। तुमने जल्दी से अपने माता पिता को मेरे घर भेज दिया शादी की बात करने के लिए, जिससे पूरे शहर को पता चल गया। अब हमारे सर्कल में हर कोई जानता है कि तुम और मैं शादी करने वाले हैं। अब खुश हो? मुझे पता था कि उसने गलत समझ लिया है। मैंने अपने चेहरे से पानी पोंछा, माथे से चिपके गीले बाल हटाए और शांत होकर उसकी तरफ देखा। शांग और शेन परिवारों के बीच शादी पहले ही तय हो चुकी है। किसी के भी घर पर बात हो, एक ही बात है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। शेनयू। हम एक पल के लिए जम गए, फिर जोर से हंस पड़े। मुझसे कोई लेना देना नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिससे तुम शादी कर रहे हो वो मैं नहीं हूँ? मजाक मत करो। मेरे और शेन परिवार के अलावा तुम और किससे शादी कर सकते हो? मैं कुछ कहने ही वाला था कि आधा बंद दरवाजा धक्का देकर खोला गया। यान भागते हुए अंदर आया और ये दृश्य देखकर उसकी आंखों में आंसू भर गए। सिस्टर यूई, मैंने सुना कि आपकी शादी हो रही है। मैं खास तौर पर आपको खुशियां देने आया हूँ। आपको और शांग परिवार के बड़े युवा मास्टर को एक परफेक्ट शादी और साथ बूढ़े होने की शुभकामनाएं। इतना कहकर वो लाल आंखों के साथ बाहर भाग गया। पीछे सिर्फ हल्की रोने की आवाज छोड़ गया। या चेन, शेन यूई। मैं तुरंत घबरा गई। मुझे रास्ते से धक्का देकर हटाया और उसके पीछे भाग गई। मैं चाय की मेज पर जा गिरा। मेरा माथा उससे टकराया और घाव बन गया। ताजा खून बहने लगा, जो बेहद डरावना लग रहा था। प्राइवेट रूम के लोग अब भी हंस रहे थे और ताने मार रहे थे। जबरदस्ती का प्यार कभी नहीं टिकता। सिस्टर यूई, जिसे चाहे उससे शादी करें,
तो क्या हुआ? तब अगर सिस्टर यूई घर वापस ना आए तो एक खास फॉलोअर को घर में बैठकर शिकायत करनी पड़ेगी। मजाक के बीच मेरा फोन बजा। मैंने फोन उठाकर देखा, वो मेरे माता पिता का मैसेज था। शांग यान किंग, मो ने मान लिया, शादी आधे महीने बाद होगी। मेरे माता पिता हमेशा शांत रहते थे। घर लौटने के बाद मैंने शेनुई से जुड़ी हर चीज को समेटा, साफ किया और डिब्बों में बंद कर दिया। मेरे माता पिता जब वापस आए और ये सब देखा तो हैरान रह गए। शांगयान, क्या तुमने सच में यूई को छोड़ दिया है? अब तुम उसे पसंद नहीं करते? शांग के माता पिता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, क्विंगमो विदेश में व्यस्त है। आज शेन परिवार और हमने उसके साथ वीडियो कॉल पर बात करके शादी तय कर दी। यूआई की तुलना में क्विंगमो शांत और शालीन है। वो तुम्हारे लिए ज्यादा सही है, बस उसकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है। वो हमारे स्तर से थोड़ा ऊपर है। हमने तो कभी उसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की थी। हमें उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी मान जाएगी। मेरी आंखें तुरंत नम हो गईं। जब मैंने पहली बार फैसला किया था तभी मुझे पता था कि शेन क्विंगमो मान जाएगी। अपने पिछले जीवन में हमारे परिवारों की हैसियत के फर्क की वजह से बड़े परिवारों के लोग उससे थोड़ा डरते थे। मैं भी उनमें से एक था। इसलिए परिवार की दावतों के अलावा मेरा उससे लगभग कोई संपर्क नहीं था। हम लगभग कभी नहीं मिले। मैं सिर्फ इतना जानता था कि वो अपने काम के प्रति समर्पित थी। अकेले अपने दम पर उसने एक टॉप टियर बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया था, लेकिन वह 35 साल की उम्र तक भी अविवाहित रही। फिर उसने आत्महत्या कर ली और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसके सामान को समेटा गया तो उसके कमरे से प्रेम पत्रों का एक ढेर मिला। हर पत्र पर लिखा था, टू एक सिंह। शेन परिवार में कोई नहीं जानता था कि ये पत्र किसके लिए थे, लेकिन मैं जानता था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन आसमान तारों से भरा हुआ था। एक सिंह का मतलब होता है तारों से भरा आसमान। ये नाम मुझे मेरे सबसे करीबी बड़ों ने दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी ताकतवर और पहुंच से बाहर लगने वाली महिला ने पूरी जिंदगी मुझसे चुपचाप प्यार किया था। अब जबकि भगवान ने मुझे फिर से शुरुआत करने का मौका दिया है, मैं भी हम दोनों को एक मौका देना चाहता हूँ। मैं अभी सोच में डूबा हुआ था कि तभी मेरे माता पिता ने एक गिफ्ट बॉक्स निकाला और खुशी से मुझे देते हुए बोले, शांगयान, कल तुम्हारा जन्मदिन है। क्विंगमो समय पर वापस नहीं आ सकी। उसने अपने असिस्टेंट से स्टडी रूम से ये गिफ्ट भिजवाया है। देखो तुम्हें पसंद आता है या नहीं। मैंने गिफ्ट बॉक्स खोला। मेरी आंखों के सामने एक शानदार और चमकदार घड़ी थी। ये सैबीज ऑक्शन हाउस की लगभग 50 सालों में सबसे महंगी घड़ी थी, जिसका नाम था प्लकिंग स्टार्स। मुझे इसे एक बार देखने का मौका मिला था और आज तक मैं उसे भूल नहीं पाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शेन क्विंगमो इतना कीमती तोहफा भेजेगी। एक पल के लिए मेरे दिल में गर्माहट की लहर दौड़ गई। मेरे पिछले जीवन में हमारी शादी की अफवाह फैलने के बाद से शेनुई ने मुझे फिर कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया था। मैं तो ये एहसास ही भूल चुका था कि जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उससे तोहफा मिलने पर कैसा लगता है। अगले दिन शांग परिवार के बड़े बेटे की जन्मदिन पार्टी ठीक शाम 7 बजे शुरू हुई। जगह शहर का सबसे आलीशान होटल था। मेहमान एक एक करके अपनी शुभकामनाएं दे रहे थे। शांगयान, अब जब शादी तय हो गई है तो मेरे दिल का भारी बोझ भी उतर गया। मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। लेकिन दावत के बीच अचानक भीड़ में हलचल मच गई। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ गईं, सिर्फ ये देखने के लिए कि शेन यूई वास्तव में यी चेन को मेरी बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए ले आई थी। और ये सबसे अपमानजनक हिस्सा भी नहीं था। सबसे अपमानजनक हिस्सा शिन्यू के दोस्तों का समूह था। वे साफ तौर पर मेरी तरफ एक विशाल साइन बोर्ड लेकर आ रहे थे। उस साइन के ठीक बीच में 4 बड़े शब्द थे, एक वेश्या बनना और फिर भी स्मारक बनाना, बीइंग अ होर येट इरेक्टिंग अ मॉन्यूमेंट। उसके नीचे ये भी लिखा था, शेंग यान के लिए। मेहमान ड्रामा देखने के लिए चारों ओर जमा हो गए। एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे, बड़े उत्साह से चर्चा कर रहे थे। मेरा चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मैंने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। बर्फ जैसी ठंडी आवाज में अपने सामने खड़े उपद्रवियों को घूरते हुए कहा, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? वे मुझ पर तंज कसते हुए जानबूझकर जोर से बोले, तुम्हें खुद से इसके बारे में पूछना चाहिए। क्या तुमने कल नहीं कहा था कि सिस्टर यूई दुल्हन नहीं है? फिर सिस्टर यूई को कैसे पता चला कि उनका परिवार शादी की तैयारी कर रहा था? घर पहुंचते ही ये नखरे दिखाना शुरू कर दिया। तुम्हारा ये हार्ड टू गेट वाला ड्रामा। शांग परिवार के बड़े युवा मास्टर से बेहतर ये खेल कौन खेल सकता है? मुझे लगता है ये बातें उस पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। मैंने कल ही कहा था कि वो बस दिखावा कर रहा है। इतने सालों से वो सिस्टर यूई के पीछे पड़ा हुआ है। कौन नहीं जानता कि उसने उसका पीछा करते करते अपनी इज्जत तक खो दी थी। अब अचानक कह रहा है कि वो उसे पसंद नहीं करता और उससे शादी नहीं करेगा। ये सब बस शादी टालने का तरीका है। शीन परिवार में तुम्हारी ही पीढ़ी की सिर्फ सिस्टर यूई है। अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे तो और किससे करोगे? हॉल में तुरंत जोरदार हंसी गूंज उठी। शेन यूई ने भी शांगयान को ठंडे चेहरे से देखा। पवित्र बनने का नाटक बंद करो और मेरा ध्यान खींचने की कोशिश भी मत करना। भविष्य में हमारी शादी के बाद आधिकारिक पति का दर्जा छोड़कर मैं तुम्हें और कुछ नहीं दूंगी। मैंने ये बात अपनी पिछली जिंदगी में भी उसे कहते सुना था। वो सच में झूठ नहीं बोल रही थी। 7 साल की शादी में उस नाम के अलावा मेरे पास सच में कुछ भी नहीं था। आसपास के लोग यह सुनकर उत्साह से बातें करने लगे। शांगयान का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। गहरी सांस लेकर उसने ऊंची आवाज में कहा, शिनुई, मुझे तुम्हारे दिए किसी दर्जे की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुन लो, जिस इंसान से मैं शादी करने वाला हूँ वो तुम नहीं हो और न ही तुम्हारी पीढ़ी का कोई इंसान, बल्कि वो तुम्हारी। उस नाम के बोले जाने से पहले ही एक अचानक घटना ने बात बीच में रोक दी। या चेन ने अचानक अपनी नाक ढक
ढक ली। उसका चेहरा लाल चकत्तों से भर गया और आंखें भी लाल हो गईं। वह शेन यूई के कंधे पर गिर पड़ा। सिस्टर यूई, मुझे बहुत खुजली हो रही है। यहाँ इतने सारे हाइस्टिन्स क्यों हैं? मुझे हाइस्टिन से एलर्जी है। हाइस्टिन उसके पसंदीदा फूल थे, इसलिए पूरे हॉल को इसी तरह के फूलों से सजाया गया था। अपनी बाहों में पड़े इंसान की तेज होती सांसें सुनकर शेन यूई घबरा गई और लगातार या चेन का नाम पुकारने लगी। आखिर में उसने लोगों से उसे तुरंत अस्पताल ले जाने को कहा। जाते जाते उसने सिर्फ 2 बातें छोड़ी। एक बात शांग यान से, भविष्य में हमारी शादी के बाद तुम्हें कहीं भी हाइस्टिन्स लगाने या सजाने की अनुमति नहीं होगी। और दूसरी बात अपने दोस्तों से, मेरे जाने के बाद इस बैंक्वेट हॉल को मेरे लिए तोड़ देना। ठीक है सिस्टर यूए, मिशन पूरा समझो। जैसे ही ये शब्द गिरे, लोगों का एक झुंड लुटेरों की तरह टूट पड़ा। उन्होंने टेबल कुर्सियां उठाईं और हर चीज तोड़ना शुरू कर दिया। जन्मदिन का केक जमीन पर फेंक दिया गया। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर गए। ताजे फूल भागते मेहमानों के पैरों तले कुचले गए। रुको, तुम लोगों को मेरा जन्मदिन बर्बाद करने का हक किसने दिया? रुको, तुम जल्द ही सिस्टर यूआई से शादी करने वाले हो। तुम अपनी पत्नी की इतनी बात मानते हो तो जाहिर है सिस्टर यूआई जो कहेगी वही होगा। हाँ, अगर मैं चिल्ला चिल्लाकर अपनी आवाज भी खराब कर लेता तब भी इस बेरहम हरकत को नहीं रोक पाता। उल्टा मुझे अनगिनत ताने सुनने पड़े। आखिर में सारे मेहमान चले गए। मेरा जन्मदिन भी पूरी तरह बर्बाद होकर खत्म हुआ। अगले कुछ दिनों तक मैं लाल आंखों के साथ अपने कमरे में बंद रहा। न मैंने मुख्य दरवाजे से बाहर कदम रखा, न पीछे के दरवाजे से। जब शांग के माता पिता को शेनुई की इन बेहुदा हरकतों के बारे में पता चला तो उन्हें और भी राहत महसूस हुई कि अपने बेटे की शादी उससे न करवाना सही फैसला था। वे तो शेन परिवार के पास जाकर झगड़ा करने की बात करने लगे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद कमरे से बाहर निकले मुझसे उन्हें रोक दिया गया। शादी करीब आ रही है, मैं नहीं चाहता, मैं अब और कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था। अपने माता पिता को समझाने के बाद मैं एक डिजाइन ब्लूप्रिंट लेकर बाहर चला गया। इन पिछले कुछ दिनों में मैंने खुद को कमरे में इसलिए बंद नहीं किया था क्योंकि मैं शेन यूई की वजह से परेशान था। मेरे लिए वो अब एक गैर जरूरी इंसान बन चुकी थी। मैं कमरे में इसलिए था ताकि शेनिंग मो के लिए खुद अपने हाथों से एक वेडिंग रिंग डिजाइन कर सकूं। मुझे पता था कि प्लकिंग स्टार्स बेहद कीमती है, इसलिए मैंने सोचा कि इसी सच्चाई के जरिए मैं उसके गहरे प्यार का बदला चुका दूं। मैंने ब्लूप्रिंट बटलर को दिया और उससे कहा कि किसी मास्टर से इसे खुद तराश कर बनवाए। लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी वेडिंग रिंग डिलीवर नहीं हुई। इसलिए मैं पूछने गया, तभी पता चला कि कुछ दिन पहले शेन यूई ज्वेलरी चुनने आई थी और उसे ये रिंग पहली नजर में पसंद आ गई। थोड़ा पूछने के बाद वो सीधे इसे लेकर चली गई और बस एक बात कहकर गई, वैसे भी ये मेरे लिए ही है, शांग यान को लेने आने की जरूरत नहीं। स्टाफ को भी शान और शेन परिवार की शादी के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने उसे रोका नहीं। मेरा दिल तुरंत डूब गया। मैं जल्दी से शेन परिवार गया ताकि शेन यूई से रिंग वापस ले सकूं। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने यान को ढेर सारे पैकेजों के सामने बैठे देखा। मिस, आपने फिर से चुपके से मेरा पूरा शॉपिंग कार्ट पे कर दिया। आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करती हैं, मैं इसका बदला कैसे चुका पाऊंगा? जब तक तुम खुश हो तुम्हें कुछ लौटाने की जरूरत नहीं। और मैंने तुम्हें कई बार कहा है, अब से मुझे मिस कहने की इजाजत नहीं है। तभी यू चिन ने आज्ञाकारी होकर उसे युआ कहकर बुलाया। उन दोनों का फ्लर्ट वाला व्यवहार देखकर भी मैंने पलक तक नहीं झपकाई और तेजी से अंदर चला गया। कदमों की आवाज सुनकर शेन यूई मुड़ी और मुझे देखकर भौहें सिकोड़ लीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो वेडिंग रिंग तुम ले गई थी वो मुझे वापस दो। मेरे फैले हुए हाथ को देखकर शेन यूई ने भौं उठाई। वो खो गई। मेरी नजर जम गई। मेरी आवाज भी थोड़ी भारी हो गई। खो गई मतलब? जब शेन यूई बहाना सोच रही थी तभी जमीन पर बैठा या चेन डरते हुए बोला, मिस्टर शांग, मैंने इंटरनेट पर देखा था कि वेडिंग रिंग पैकेज खोलने का सबसे आसान तरीका होती है, तो मैंने उससे कुछ 100 पैकेज खोल दिए। अब रिंग पूरी तरह खरोंचों से भर गई है। क्या आपको अभी भी वो चाहिए? उसने अपनी हथेली खोली। टूटी फूटी रिंग मेरी आंखों के सामने थी। शेन यूई ने सच में मेरी वेडिंग रिंग यूचिन को पैकेज खोलने के लिए दे दी थी। मेरे दिल का गुस्सा तेजी से भड़क उठा और पूरे शरीर में फैल गया। मैंने खून से भरी आंखों से उन दोनों को घूरा जबकि शेन यूई बिल्कुल बेफिक्र खड़ी थी। तुम्हें किस हक से मेरी चीज बिना इजाजत लेने का अधिकार मिला? यान, तुम्हें किस हक से इसे इस तरह बर्बाद करने का अधिकार मिला? क्या तुम दोनों को सम्मान शब्द लिखना भी नहीं आता? मेरे व्यवहार से शेन यूई चिढ़ गई और अधीर आवाज में बोली, ये वेडिंग रिंग तो शुरू से मैंने ही तुम्हें दी थी। तुम यहाँ किस बात पर बहस कर रहे हो? ओह सही है, मैंने ये भी तय कर लिया है कि हम सिर्फ शादी रजिस्टर करेंगे और शादी की रस्म नहीं होगी। तो वेडिंग रिंग डिजाइन करना वैसे भी बेकार है, तुम्हें मेहनत बर्बाद करने की जरूरत नहीं। मैंने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और एक बार फिर कहा, शेन यूई, ये वेडिंग रिंग तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे लिए नहीं तो फिर और किसके लिए हो सकती है? शांग्यान, अब बहुत हो गया, तुम जरूरत से ज्यादा ड्रामा कर रहे हो। शेन यूई ने लापरवाही से जवाब दिया, रिंग को फेंक दिया और यूचेन को बाहर ले गई। इसकी परवाह मत करो, ये सच में समय की बर्बादी है। चेन, कुछ दिन पहले तुमने नहीं कहा था कि तुम ड्राइविंग सीखना चाहते हो? इधर आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। उन दोनों की जाती हुई पीठ को देखकर मेरे दिल में गुस्सा और बेबसी उमड़ पड़ी। मैं उनके पीछे जाना चाहता था लेकिन मैं खुद को 2 हिस्सों में नहीं बांट सकता था। मैं सिर्फ नीचे झुककर पहले रिंग ढूंढने लगा। आधे घंटे बाद मुझे वो फूलों की क्यारी में मिली। मैंने उसे सावधानी से अपनी जेब में रख लिया। एक पल भी बिना रुके मैं मुड़ा और वहां से चला गया। अब उसे दोबारा बनवाने में बहुत देर हो चुकी थी। मैं सिर्फ किसी से उसे रिपेयर करवाकर उसकी पुरानी हालत में वापस लाने की कोशिश कर सकता
फेंका था। जैसे ही मैं विला से बाहर निकला, एक अजीब आवाज आई और मैंने ऊपर देखा। एक कार तेजी से सीधे मेरी तरफ आ रही थी। मेरी आंखें अचानक फैल गईं। जोरदार टक्कर के साथ मैं उछलकर लगभग 10 मीटर दूर जा गिरा और खून के तालाब में पड़ा था। कार चला रहा या चेन डरने का नाटक करते हुए रोता चिल्लाता बाहर निकला। ओ नहीं, ओ नहीं, मैंने तो अभी अभी ड्राइविंग सीखना शुरू किया था। गलती से मैंने ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दबा दिया। इस बार तो बहुत बड़ा हादसा हो गया। मिस्टर शांग से इतना खून बह रहा है। युवा, इन्हें कुछ हो तो नहीं जाएगा? खून से लाल हुई पत्थर की सीढ़ियों को देखकर शेन युई ने भौहें सिकोड़ लीं। फिर यूचेन को अपनी बाहों में भरकर धीरे से उसे दिलासा देने लगी। सब ठीक है। उसे हमेशा से बेचारगी का नाटक करना पसंद है। अब भी वही एक्टिंग कर रहा है। ध्यान देने की जरूरत नहीं। जब उससे और एक्टिंग नहीं होगी तो खुद ही उठ जाएगा। या चेन, डरो मत और रो मत। ये बातें सुनकर मुझे लगा जैसे मेरा पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया हो। आंसू अपने आप बहने लगे। शेन युई, मैंने हमेशा सोचा था कि भले ही तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन इतने सालों की बचपन की दोस्ती के बाद तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा बहुत लगाव तो होगा। लेकिन सिर्फ यान को मनाने के लिए तुम मेरी जान तक की परवाह नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में आखिर तुम्हें पसंद ही क्यों किया था? मैंने मदद के लिए संघर्ष करते हुए फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। अंधेरा छा गया और पूरी तरह मुझे निगल गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तब तक अगला दिन हो चुका था। डॉक्टर मेडिकल रिकॉर्ड हाथ में लेकर अंदर आया और गंभीर आवाज में बोला, कार एक्सीडेंट के बाद आपको समय पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए क्यों नहीं लाया गया? आपका इतना खून बह गया और उसके बाद अस्पताल लाया गया। क्या आप लोग मजाक कर रहे हैं? कोमा में जाने से पहले का दृश्य याद करके मैंने होंठ हिलाए, लेकिन जवाब देने की बजाय सिर्फ कड़वी हंसी निकल पाई। डॉक्टर ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और आगे बोला, आपकी पत्नी कहाँ है? उसे कहिए कि आपके एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करे। एनेस्थीसिया का असर अभी पूरी तरह गया नहीं है। मैंने अनजाने में तुरंत बोल दिया, वो विदेश में है। जैसे ही मेरे शब्द खत्म हुए, अस्पताल के कमरे का दरवाजा खुला। शेन युई अंदर आई और मुझे घूर कर देखने लगी। कौन विदेश में है? क्या वो यहीं नहीं खड़ी? आपने सर्जरी की सहमति वाले पेपर पर साइन किए थे, तो आप इनकी पत्नी ही होंगी। रुको, क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि मरीज के कोमा में रहने तक आपको 24 घंटे यहीं रहना होगा? आप अचानक गायब क्यों हो गई थी? अच्छी बात है कि कुछ हुआ नहीं, तो अब आप जाकर सारी प्रक्रिया पूरी कर दीजिए। डॉक्टर ने एडमिशन स्लिप फाड़कर उसके हाथ में दी और फिर कमरे से बाहर चला गया। वो मेरी पत्नी नहीं है। डॉक्टर के दूर जाने के बाद भी मैं समझाने की कोशिश करता रहा। किसी वजह से शेन युई अंदर से थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। ठीक है, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर आ गई हूँ। क्या अब भी तुम नखरे करते रहोगे? अब बस भी करो। उसने अपने हाथ का बैग मेज पर धीरे से रख दिया। उसकी नजर मेरे सिर पर बंधी पट्टी पर पड़ी। उसकी आवाज अनजाने में थोड़ी नरम हो गई। अभी भी गर्म है, गर्म रहते हुए खा लो। उस परिचित लोगों को देखकर मैं अनजाने में ठिठक गया। पहले जब भी मैं बीमार पड़ता था, मुझसे कुछ खाया नहीं जाता था। तब शेन युई हमेशा मेरे लिए कई मील दूर जाकर और लंबी लाइन में खड़े होकर इसी दुकान से रेड बीन केक खरीद कर लाती थी, ताकि मेरा मन अच्छा हो जाए। लेकिन चाहे पिछली जिंदगी हो या ये वाली अरेंज मैरिज की बात पता चलने के बाद, उसने फिर कभी मेरे साथ इतनी नरमी से व्यवहार नहीं किया। बैग से उठती भाप को देखते हुए भी मैंने कोई हरकत नहीं की। मैंने धीरे से आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल मैंने शेन युई की हिचकिचाती आवाज सुनी, कल वाली बात के बारे में। याचेन का वो मतलब नहीं था। उससे झगड़ा मत करो। तो आखिरकार वो अब भी यान के लिए ही आई थी। मैंने दोबारा आंखें खोली और हंस पड़ा, यहाँ तक कि आंसू निकल आए। शेन युई, उसने जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाई है। मैं जरूर पुलिस को बुलाऊंगा ताकि उसे उसकी सजा मिले। शेन युई का चेहरा तुरंत जम गया और उसमें गुस्सा दिखने लगा। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई, उसकी तरफ से माफी भी मांगी। शांग यान, ज्यादा मत बढ़ो। उसे इतनी जल्दी अपना नाटक जारी न रख पाते देखकर मैं फिर हल्का सा हंस पड़ा। मैंने लाल आंखों से उसे ऐसे देखा जैसे चुपचाप उससे सवाल कर रहा हूँ। पता नहीं कितना समय बीता। शेन युई ने अपनी भौहों के बीच हाथ रगड़ा और भारी सांस छोड़ी। अगर ऐसा है तो हम दोनों एक एक कदम पीछे हटते हैं। तुम इतना हंगामा सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करूं, सही? ठीक है, मैं तुम्हें शादी दूंगी। हमारे दोनों परिवार जिस शादी की तैयारी कर रहे हैं, वो शादी जिसका तुम हमेशा सपना देखते थे, मैं उसमें शामिल हो जाऊंगी। अब खुश हो? उसके जबरदस्ती सहने वाले चेहरे को देखकर मैंने नजरें झुका लीं, जबकि पुरानी यादें दिमाग में उमड़ने लगी। पिछली जिंदगी की हमारी शादी में शेन युई आई ही नहीं थी। वो मुझसे नफरत करती थी और इस शादी से भी। अब वो मान गई थी, लेकिन फिर भी सिर्फ यान की वजह से। सोचने पर एहसास हुआ कि भले ही वो मुझे पसंद नहीं करती थी, फिर भी उसने मुझसे शादी की थी क्योंकि उस पर परिवार का दबाव था। आखिरकार याचेन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था और सिर्फ एक बटलर का बेटा था जिसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था। उसे लेकर किसी तरह की अवज्ञा का डर नहीं था। लेकिन इस जिंदगी में मैं वही गलती दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा। इसलिए मैंने साफ शब्दों में कहा, जरूरत नहीं है। दुल्हन वैसे भी तुम नहीं हो। तुम जाओ या ना जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता।
मेरी बात सुनकर शेन युई पूरी तरह गुस्से में आ गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसका फोन फिर बज उठा। स्क्रीन पर या चेन नाम देखकर उसने बाकी सब अनदेखा कर दिया और सीधे मुड़कर चली गई। दरवाजे को धीरे धीरे बंद होते देखते हुए मैंने अपना फोन उठाया और पुलिस को कॉल कर दी। मैंने पूरी घटना साफ साफ बता दी, लेकिन मुझे एक अनपेक्षित जवाब मिला। मिस्टर शांग, हमें खेद है, ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना माना गया है। आपकी मंगेतर ने मौके पर ही छूट पत्र पर साइन कर दिए थे। हम केस दर्ज नहीं कर सकते। ये नतीजा सुनकर मुझे लगा जैसे गुस्से का एक बड़ा पत्थर मेरे सीने में अटक गया। न उसे निगल पा रहा था, न बाहर निकाल पा रहा था। अचानक मैंने फोन दीवार पर दे मारा। दर्द मेरे पूरे शरीर से होता हुआ सीधे दिल तक पहुंच गया। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया और खाली अस्पताल के कमरे में अकेले फूट फूट कर रोने लगा। अगले कुछ दिनों तक शेन युई लगभग हर दिन अस्पताल आती रही। वो फल, पौष्टिक सूप और कई डॉक्टरों को सलाह के लिए भी लेकर आई। मेरी भावनाएं अब शांत हो चुकी थीं, लेकिन मैं उसके साथ ऐसे पेश आता था जैसे वो हवा हो। मेरा ठंडा व्यवहार देखकर वो भी थोड़ा घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बार कौन सा नया नाटक कर रहा हूँ, लेकिन ये सोचकर कि मैं एक मरीज हूँ, वो बस खुद को शांत रखने की कोशिश करती रही। जिस दिन मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली, उस दिन भी मैंने उसकी कार में बैठने से साफ इनकार कर दिया। वो आखिर अपनी अंदर की झुंझलाहट दबा नहीं पाई और मुझसे सवाल करने लगी। मैं पहले ही समझौता कर चुकी हूँ। तुम आखिर कब तक तमाशा करते रहोगे? अगर तुम ऐसे ही खेल खेलते रहे तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं सब छोड़ दूंगी और तुमसे शादी ही नहीं करूंगी? मुझे पता था कि मैं चाहे कितना भी समझा लूं, वो विश्वास नहीं करेगी, इसलिए मैंने बस सिर झुका लिया और ऐसे दिखाया जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। शेन युई की नजर में इसका मतलब था कि मैं नरम पड़ चुका हूँ। उसका मूड धीरे धीरे अच्छा हो गया और उसकी आवाज भी पहले से कहीं ज्यादा नरम हो गई। भविष्य में अब और तमाशा मत करना। आज मेरी आंटी वापस आ रही हैं। मैं तुम्हें फैमिली डिनर में लेकर चलूंगी। वो शेन परिवार की मुखिया हैं। आज रात पूरे परिवार के सामने वो हमारी अरेंज मैरिज की घोषणा करेंगी। मैं तुमसे पहले ही वादा कर चुकी हूँ, इसलिए मैं जरूर आऊंगी। उस समय मैं तुम्हें एक भव्य शादी दूंगी। तुम जरूर खुश हो जाओगे, सही? तभी मैंने उसकी तरफ देखा। पिछले कुछ दिनों की ठंडी आवाज में अब हल्की खुशी की झलक थी। तुम्हारी आंटी देश वापस आ गई हैं। अगला एपिसोड जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके अपना उत्साह हाइप बनाए रखें। अगला एपिसोड जल्द ही आपके सामने होगा।